नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आर ओ 2021 के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मॉक टेस्ट हमने किए हैं जो उनमें अब अगला मॉक टेस्ट हम करने जा रहे हैं। और ये जो मॉक टेस्ट है ये जीएस का मॉक टेस्ट आज हम करेंगे। ये 5वां मॉक टेस्ट है। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो उसी लेवल के बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं जैसा कि आपसे है। अगर इस मॉक टेस्ट में आपका स्कोर 35 के आसपास आता है या इससे ऊपर आता है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। 30 से 35 के बीच में संतोषजनक है। अगर 30 से नीचे आप हैं तो आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये जो हम मॉक टेस्ट करते हैं इसमें तो 50 क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर आपको फुल पेपर मिलता है 140 क्वेश्चन का जीएस का और 60 क्वेश्चन का हिंदी का, जैसा कि आयोग आपसे पूछता है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 6307281212। इस पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। और ये प्रोग्राम 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है। जितने भी टेस्ट इसमें हो गए सब आपको मिलेंगे। 2 ही टेस्ट अभी हुए हैं, या जितने भी आगे भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सारे मिल जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट आप अनलिमिटेड टाइम दे पाएंगे। बाकी जो टेस्ट है उनका पीडीएफ और उसका एक्सप्लेनेशन साथ पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। इसमें सुमेल करना है जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। ये दिया हुआ है, आपको मिलाना है कि कौन किसका मात्रक है। तो जूल जो है ये मात्रक है कार्य का, तो 3 का ए हो जाएगा। ऐसे ही एम्पियर जो मात्रक है ये धारा का है, ये 2 बी का 1 हो जाएगा। वाट की बात करें तो वाट जो है ये सामर्थ्य का मात्रक है, 2 का सी हो जाएगा। वोल्ट की बात करें अगर तो वोल्ट आपका मात्रक हो जाता है विभवांतर का, डी का 4 हो जाएगा। और कैलोरी मात्रक होती है उष्मा की, ई का 5 हो जाएगा। तो 31245, 31245 के हिसाब से ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग उत्तर देते चलिए और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से अपना उत्तर मिलान करते चलिए। और स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। आप जब स्कोर शेयर करते हैं कम होता है तो आपको प्रोत्साहन मिलता है कि आपको ज्यादा करना है, और अगर ज्यादा होता है, ठीक ठाक अच्छा होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। चाल, विद्युत धारा, संवेग। देखिए इसमें चाल 2 बार दे दिया है। इसमें चाल 2 बार दे दिया है तो इसको थोड़ा सा मैं देखिए इसके कारण से गलत हुआ है। यहाँ पर ट्रिक लिखा है लेकिन ये चाल होगा, वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो चाल यानी वेलोसिटी या स्पीड भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत छप गया है, लेकिन ये आप इनमें से कोई नहीं कर दीजिए। कौन सी अदिश राशि नहीं है, तो चाल अदिश ही है ना। जो स्पीड है चाल है, चाल करिए इसको स्पीड करिए, तो ये अदिश ही है। और विद्युत धारा ये अदिश है। संवेग जो होता है वो सदिश राशि होता है। यहाँ पूछ रहा है कौन सी अदिश नहीं है, तो सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान को आयतन से भाग देने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। द्रव्यमान को जब आयतन से हम भाग देते हैं तो किसी पदार्थ की इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है वो चीज निकलता है। तो इकाई आयतन में जो निहित द्रव्यमान है उसको हम क्या कहते हैं, अगर ये परिभाषा आपको पता है तो द्रव्यमान बटे आयतन ये होता है घनत्व। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेंसिटी इससे आपको प्राप्त हो जाती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कोई गाड़ी जा रही है, बाइक जा रही है, तो उसमें जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो उसमें वेग में परिवर्तन होता है। जब आप एक्सेलेटर छोड़ते हैं, ढीला करते हैं, तो तब भी होता है परिवर्तन। एक में धीमी होगी, एक में तेज हो जाएगी। बढ़ाएंगे तो तेज हो जाएगी, वैसे कम हो जाएगी। तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूपों में ये काम करेगा। और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये कहा जा रहा है। मीटर प्रति वर्ग सेकंड मतलब ये होता है। तो ये दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही दी हुई हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के अनुपात को किसी वस्तु का संवेग कहते हैं। कुछ प्रयास मैंने यहाँ पर इस बार किए हैं कि जो टॉपिक उठाया जाए उससे कई बार आपको 2-2 3-3 प्रश्न मिलते हैं। तो वो 2-2 3-3 प्रश्न अगर मिल रहे हैं इकट्ठे तो उनको हम क्यों ना कवर करें, एक साथ में तैयार हो जाएंगे, ऐसे भी प्रैक्टिस हम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य है आपकी तैयारी कराना। तो हो सकता है आपको पेपर इम्बैलेंस थोड़ा सा ये लगे, टेस्ट सीरीज का पेपर तो नहीं इम्बैलेंस होगा, वहां पर तो बिल्कुल बैलेंस पेपर। जैसे 140 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आपके जीएस में हिस्ट्री के ऐसे
22 से 25 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के, 15 से 20 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के, इकोनॉमी के 5 7 10 क्वेश्चन, इस तरीके के मिसलेनियस क्वेश्चन हम वहां पर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम तैयारी कराने के लिए कुछ हमने सोचा कि जो टॉपिक उठाएंगे तो उससे रिलेटेड चीजों को डिस्कस करेंगे। और ये दीपावली के बाद में, मतलब ये जब आगे का सेशन हम लोग करेंगे तो उसमें कुछ और व्यवस्थित चीजें हम लोग टाइम शेड्यूल करके करेंगे। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के अनुपात को वस्तु का संवेग कहते हैं, बिल्कुल सही है। और संवेग सदिश राशि है ना। तो पहला, सॉरी पहला भी सही गलत अभी हम नहीं बता रहे हैं, संवेग सदिश राशि ये तो सही है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के अनुपात लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, वेग भी होगा और द्रव्यमान भी होगा, सही है, लेकिन अनुपात नहीं होगा, उसका अनुपात नहीं, उसके गुणनफल को, अनुपात को नहीं उसके गुणनफल को कहते हैं। देखिए कितनी छोटी सी बात है, तो ये गलत हो गया पहला, तो इस लिहाज से केवल 2 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? एमकेएस पद्धति यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। और अगर इसका फुल फॉर्म आपको पता है तो आप जान जाएंगे कि लंबाई का मात्रक इसमें मीटर होता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही है। लंबाई का मात्रक मीटर सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम ये भी सही है, समय का सेकंड ये भी सही है, विद्युत धारा का एम्पियर। अब यही आपको चेक करना है, इस प्रश्न में और कुछ नहीं है। लंबाई का ये आप जान ही रहे हैं, तो अब ये बी ऑप्शन तो कट ही गया, बचे 2। आपको ये भी पता है कि द्रव्यमान का किलोग्राम है, अब ये भी कट गया क्योंकि ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 नहीं दिया है, तो बाकी बचा ये सी। तो 1 2 3 ये तो हो ही गए। अब एम्पियर आप चेक कर लीजिए। अब एम्पियर अगर आपको लग रहा है सही है, विद्युत धारा एम्पियर, यही प्रश्न ही है यहाँ, समझने की कोशिश करिए, प्रश्न यहाँ पर है। अगर ये आपको पता है, बाकी तो सरल है, उससे तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, तो ये भी सही है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय आय लेखांकन किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से आर्थिक गतिविधियों के मापन के लिए होता है। और दूसरा है कि साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक माना जाता है। साइमन कुजनेट्स को इसका जनक माना जाता है राष्ट्रीय आय लेखांकन का। तो आय लेखांकन चेक करिए कि ये बात सही दी जा रही है क्या? बिल्कुल सही दी जा रही है कि अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से आर्थिक गतिविधियों के मापन के लिए राष्ट्रीय आय लेखांकन होता है। और दूसरा ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर जो लेखांकन का जनक है साइमन कुनेट जो दिया हुआ है, ये भी सही दिया है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको बताना है। उत्पादन, उपभोग और विनिवेश अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। दूसरा है क्रेता का व्यय विक्रेता की आय बन जाती है, और वस्तुएं और सेवाएं विक्रेता से क्रेता की ओर प्रवाहित होती हैं। और मौद्रिक भुगतान विक्रेता से क्रेता की ओर प्रवाहित होता है। थोड़ा सा सैद्धांतिक प्रश्न है, लेकिन आप उत्तर दे लेंगे। तो मौद्रिक भुगतान जो है वो विक्रेता से क्रेता की ओर नहीं प्रभावित होगा। जो विक्रेता होगा वो आपको वस्तु देगा, कोई भी गुड्स देगा, और ये जो आप अगर क्रेता है तो आप उसको मनी देंगे, नोट देंगे, उसको पेमेंट करेंगे, पेटीएम से करेंगे, जैसे भी करेंगे। तो डी ऑप्शन इसका यही गलत दिया हुआ है, ये असत्य कथन है, बाकी 3 यहाँ सही दिया है। किसी देश की आर्थिक सीमा में सम्मिलित किया जाता है क्या? कोई देश जो है उसकी आर्थिक सीमा में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? दूतावास, प्रव्रजन कार्यालय यानी कि जो माइग्रेशन ऑफिस होता है, कस्टम के नियंत्रण में आने वाले जो समुद्र तट के उद्यम हैं। अगर आर्थिक सीमा को आप डिसाइड कर रहे हैं किसी देश की इकोनॉमिक बाउंड्री को, तो वो आपकी जो भौतिक वैसी सीमा है, जो ज्योग्राफिकल सीमा है, उससे अलग होती है। तो इसमें ये सब हो जाएगा, दूतावास भी आएगा, प्रव्रजन कार्यालय और कस्टम, ये सब आ जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। घरेलू सीमा के भीतर या बाहर एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? 2 चीजें हैं, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं हैं, एक तो ये आपका की पॉइंट है। दूसरा है कि भीतर भी और बाहर भी, घरेलू सीमा के भीतर और बाहर दोनों में निवासियों द्वारा। कर कौन रहा है? निवासी, जो भारत में रह रहे हैं, जो इंग्लैंड में रह रहे हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, सब, बाहर के भी और अंदर के सब। तो इसको क्या कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये होता है। तो जिसको वैसे शार्ट में क्या कहेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को जीएनपी वैसे कहते हैं ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की ये परिभाषा आपको दी हुई है। जब आप सिद्धांत पढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत चीजें ये पढ़ लेते हैं, तो करंट और ये मिला के आपका हो जाता है। इकोनॉमी में बहुत ज्यादा आपसे डिमांड नहीं की जाती है, कुछ फैक्ट्स ऐसे पूछ लिए जाएंगे, जैसे
मान लीजिए कि कोई कर्व पूछ लिया गया या कोई थॉट पूछ लिया गया, तो उसके बारे में हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और आपने अगर पुराने क्वेश्चन देख लिए हैं तो आपके क्वेश्चंस घूम फिर के वहां से आ जाते हैं। बाकी फैक्ट्स जो पूछे जाते हैं, वो डेटा, जो आंकड़े होते हैं, वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, किस पे की जाती है? प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को अगर आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो निकल आती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देके, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कमाऊ जनसंख्या नहीं, कुल जनसंख्या से। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, उसको कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसमें अगर जीएनपी से हम डिप्रिसिएशन घटा देते हैं, जीएनपी से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, तो एनएनपी निकल आता है। यही एनएनपी पूछा जा रहा है, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण है ना? ट्रांसफर पेमेंट है, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति या उपयुक्त सभी। विधवा पेंशन और ये जितने भी पेंशन के मोड दिए हैं, ये जो भी पेंशन है, मतलब मद दिए हुए हैं, इनमें आप देखेंगे तो अब अकाउंट नंबर में सीधा ट्रांसफर होता है, हस्तांतरण सीधा हो जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का आपने नाम सुना होगा, है ना? तो सीधा ये हस्तांतरित किया जाता है, जिससे पारदर्शिता रहे। लेकिन बिचौलिए तब भी अपना जुगाड़ लगा लेते हैं, निकालने के बाद उनसे ले लेते हैं। तो ये सब अब ऐसे ही होता है, ये हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है, तो उसमें लाभार्थी को सीधा लाभ मिल सके, इसके लिए ये सारी चीजें की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अध्याय में सदस्यता संबंधी उल्लेख है? 1, 3, 2, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र का जब आप चार्टर संयुक्त देखेंगे तो अध्याय 2 है। अध्याय 2 का अनुच्छेद फिर उसके अंतर्गत है 3, 4, 5, 6। यहाँ पर अध्याय पूछा जा रहा है और हर अध्याय में अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ अध्याय आपसे पूछा जा रहा है, तो अध्याय 2 का जो अनुच्छेद है 3, 4, 5, 6, उसमें सदस्यता का उल्लेख किया गया है, सदस्यता संबंधी बात की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो घोषणा थी, संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र के अनुसार, उसकी ये चीजें जितनी भी हैं वो चलती हैं उसी घोषणा पत्र के अनुसार जो की गई थी, जो इसको बनाने के बाद में फिर बनाते समय की गई, फिर उसमें अपडेशन भी होता रहा। तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में बजट पर विचार करने या फिर उसको अनुमोदित करने के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है? तो उसके लिए जिम्मेदार महासभा को रखा गया, जनरल असेंबली जो है उसको रखा गया। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र के खर्च का जो भी हिसाब किताब है वो भी उसी के जिम्मे है। आता कहाँ से है खर्च? ये जो जितने भी मेंबर इसके कंट्रीज हैं, तो मेंबर कंट्रीज से ही इसको लिया जाता है और निर्धारण भी ये महासभा ही करती है कि कितनी राशि लेना है, क्या करना है। और संयुक्त राष्ट्र का नियमित बजट जो है वो महासभा के द्वारा हर दूसरे वर्ष, एक साल पे नहीं, हर दूसरे वर्ष अप्रूव किया जाता है, उसको अप्रूवल दिया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है। ये दो चीजें। अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस आपसे पूछे जाते हैं, जब आप इनको ऐसे पढ़ते रहते हैं तो आपके क्वेश्चन वो तैयार होते रहते हैं, लेकिन अगर आप जब इकट्ठा पढ़ के जाते हैं तो सब कंफ्यूजन होने लगता है। और तैयारी जब भी आप किसी भी एग्जाम की करिए, तो जो भी पेपर पूछा गया है उसके आधार पे करिए और एमसीक्यूज करिए, जहां पे जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको सॉल्व करके जाइए। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात हो रही है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हैग नीदरलैंड में अवस्थित है, इसका मुख्यालय। तो मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ही वहीं पर है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों बातें सही हैं। 6 अंग इसके स्थापित किए गए थे शुरुआत में, जैसे महासभा थी, सुरक्षा परिषद थी, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद, उसी में एक है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, एक सचिवालय भी है। तो ये मतलब ये जो 6 अंग हैं, इसमें इसका जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये द हेग में स्थित है। और द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में, ठीक है। और बाकी संयुक्त राष्ट्र के अन्य जो कार्यालय हैं
तो वो इसको छोड़ के बाकी सब कहाँ पर स्थित हैं? न्यूयॉर्क में स्थित हैं। न्यूयॉर्क में आप जाएंगे, न्यूयॉर्क अमेरिका में, तो वहां पर आपको ये मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस संस्था को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया जनरल प्रश्न है। तो दुनिया का पुलिसमैन यहाँ पूछा जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। और सुरक्षा परिषद क्योंकि ये जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, तो पुलिस भी किस लिए होती है? पुलिस भी इसीलिए होती है कि शांति और सुरक्षा बनी रहे, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यही काम करती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। द्रव तापमापी में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? लिक्विड थर्मोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्रव तापमापी में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, पारा का प्रयोग किया जाता है, और सी ऑप्शन देखिए दिया है अल्कोहल और पारा, तो दोनों सही हो जाएगा, है ना? अल्कोहल या पारा का प्रयोग किया जाता है। और ये जो ताप मापने के लिए पदार्थ की किसी ऐसे गुण का इसमें प्रयोग करना होता है जो ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से उस पर प्रभाव पड़े, तो अल्कोहल और पारा दोनों इसके लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, और दूसरा दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन की बात अगर की जाए तो 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ पे जो 22 दिसंबर दिया है सबसे छोटा दिन, तो ये गलत है, पहला सही है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन अगर पूछा जाए तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 25 दिसंबर को होता है। उल्टा होता है सीधा। तो एक यहाँ पे फैक्ट गलत दिया है, एक सही है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और दूसरा है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। तीसरा है कि 500 से अधिक स्वयंसेवक किलिमंजारो पर्वत पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस समय करंट में हमने प्रश्न बनाया था, तो इस कारण से ये ऐसा आपको मिल रहा है स्टेटमेंट। लेकिन इससे एक जानकारी आपको मिलेगी कि माउंट किलिमंजारो में आग लगी थी, है ना? वहां पर पर्वत पर आग लग गई थी, और एक आग था, तो उसमें ये इस आग ने 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनस्पति को नष्ट कर दिया था। इस आग ने, ये जो आग लगी थी, तो इस आग ने ऐसा किया। तो ए ऑप्शन यहाँ पर गलत है। यहाँ पे ये फैक्ट तो हमेशा स्टैटिक जीके का भी हो जाएगा कि ये तंजानिया में तो स्थित है, लेकिन ये सुप्त ज्वालामुखी है, न कि एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी है, नहीं है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? चलिए बताइए। एक्चुअली जब हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप खुश भी बहुत होते हैं, लेकिन आजकल जो आयोग पूछ रहा है वो हिस्ट्री बिल्कुल रुला देती है। उस हिस्ट्री में क्या वो इतिहास बदल रहे हैं समझ में नहीं आता। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, ये प्रश्न है। मूर्ति पूजा जो शुरू हुई थी, तो पूर्व आर्यकाल से ही इसको मान लिया जाता है कि शुरू हुई। सौंधो सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, और इसके उदाहरण आपको मिल जाएंगे। सैंधो सब पुरा स्थल पे आप जब जाएंगे तो वहां पे मूर्तियां मिलती हैं, मात्र देवी की मूर्तियां मिली हैं। तो ये मेढ़ मूर्तियां जो मिलती हैं, ये सब इसके प्रमाण है कि उस समय मूर्ति पूजा होती थी। तो पूर्व आर्य काल में ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? नगर नियोजन, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा अपने कृषि संबंधी साक्ष्य किसके लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता में आपको नगर नियोजन भी देखने को मिलेगा। इतनी प्राचीन सभ्यता और उस समय प्लांट सिटी आपको देखने को मिल जाएंगे उसमें। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए भी ये सिंधु सभ्यता के स्थल है, और एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो एविडेंस मिले हैं इसके लिए भी ये जानी जाती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के किस स्थल से मिला है? हाथी दांत का पैमाना कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, वनावली किससे मिला है? कालीबंगा में आपको क्या मिला है ये भी पता होना चाहिए, जरा कमेंट करके बताइए कालीबंगा किस लिए जाना जाता है। लेकिन हाथी दांत का जो पैमाना है, ये हड़प्पा सभ्यता का जो प्राचीनतम सभ्यता भारत की है उसका एक स्थल है लोथल। तो हाथी दांत का पैमाना के लिए जाना जाता है। लोथल कहाँ है? लोथल अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है, तो ये पड़ता है गुजरात में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कैबिनेट मिशन 10 लाख के लिए एक स्थान का अनुपात इसमें निर्धारित करता है स्थूल रूप से, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि प्रत्येक प्रांत के स्थानों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 3 प्रमुख समुदायों में
बांटा गया, ये भी सही है। और प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना था, तो ये भी बात सही है। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। चौथा है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन का जो आधार था, चयन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाता था, ये दिया है कि आधार नहीं, चयन किसके द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पर यह है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये जो चयन किया गया था ये परामर्श से तय की जानी थी। प्रतिनिधियों के चयन का जो पद्धति थी, तो ये परामर्श से तय की जानी थी, न कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो डी ऑप्शन इसका ये रॉन्ग दिया हुआ है, यही असत्य है। अब कैबिनेट मिशन में सीधा एक प्रश्न पूछा जाता है, कब आया? तो 1946 में आया था। और कैबिनेट मिशन संविधान निर्माण के एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप प्रस्तुत करता है कि इसमें कैसा बुनियादी ढांचा होगा। और मतलब इसमें जो प्रावधान किए गए, ये महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ रखे गए हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, परामर्श से तय किया जाना था। लिटिल ब्लड टेल, जिसे मानसून का अग्रदूत माना जाता है, किस प्रकार की प्रजाति से संबंधित है? जो लिटिल ब्लड टेल है, ये वास्तव में एक ड्रैगन फ्लाई होती है। यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ बटरफ्लाई, रेड फ्लाई, स्पाइडर फ्लाई, लेकिन ये होती क्या है? एक ड्रैगन फ्लाई होती है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये गलत है ना, कि इनमें से कोई नहीं, ये एक ड्रैगन फ्लाई होती है। और ये अभी इसी साल की बात है, जून से सितंबर में ये चर्चा में आई थी, क्योंकि इसी के बीच में इसको देखा जाता है और माना जाता है कि अगर ये आ गई तो यानी कि मानसून आने वाला है ना। मानसून का अग्रदूत हरविंगर इनको कहा जाता है, और एक कीट है, ये कीट वर्ग में आता है। ठीक है, चलिए। 6 पैर इसके होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, 2 जोड़ी मजबूत पारदर्शी पंख होते हैं, हेलीकॉप्टर की तरह ये दिखता है। बारिश होने वाली होती है तो देखिए उसके पहले सब उड़ने लगते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान अधिकांशतः अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। और दूसरा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अब आप बताइए इनमें से क्या सही है? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में ब्रिटिश सत्ता के लोग जो थे, ब्रिटिश यहाँ पे चला रहे थे शासन, उन्हीं से सबसे ज्यादा ये प्रभावित भी हुआ था। जनता को लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश गुलामी का सामना करना पड़ा था, उस अनुभवों से गुजरना पड़ा था। तो अंत में उसका प्रभाव भी खैर इस पे पड़ना था। शासन प्रणाली, संसदीय प्रक्रिया, ये सब, विधि निर्माण, एकल नागरिकता, ये सब कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से। और दूसरा है कि ये जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है, तो ये कहाँ से ली गई है? और साथ में ये राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया गया है? तो इसके बारे में यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। ये जो भी ये है, जैसे राष्ट्र अध्यक्ष का निर्वाचन लिखा रहता है, न्यायिक पुनर्विलोकन और मौलिक अधिकार, संगठनात्मक शासन व्यवस्था, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सब लिया गया है अमेरिकी संविधान से। ठीक है ना, ये जस्ट उल्टा लिखा हुआ है एक दूसरे में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कि कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में समाजवादी उद्देश्य राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, और समाजवादी शब्द संविधान में मूल रूप से नहीं था। 2 स्टेटमेंट यहाँ है। तो संविधान में समाजवादी जो उद्देश्य है वो डीपीएसपी में है, जो हमारा डीपीएसपी है, डीपीएसपी में 1976 की बात है, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, मूल रूप से ये नहीं था। और जो हमारे यहाँ की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, तो उसमें संपूर्ण समाज को विकास का समान अवसर मिले, इसी को कहते हैं कि समाजवाद होना चाहिए, सबको, समाज को समान अवसर मिले, तो इसकी व्यवस्था की गई है। समाज में आर्थिक, राजनीतिक, आधिकारिक दृष्टि से समानता स्थापित करने का प्रयास इसमें किया गया है ना। तो भारत वैसे देखा जाए तो पूर्ण रूप से समाजवादी व्यवस्था पर जोर देता है, लेकिन अब अभी हाल के दिनों में परिवर्तन भी आपको देखेगा। अब जैसे प्राइवेटाइजेशन जब होता है, पूंजीवाद की तरफ बढ़ता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो अब समय के हिसाब से चेंज हो रहा है, लेकिन प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो संविधान की के दर्शन के बारे में है, संविधान की जो ज्येष्ठ है उसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं की गई है। दूसरा है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय एक ही एकीकृत न्यायिक संरचना के अंग हैं। और अमेरिका की तरह हमारे देश में पृथक संघीय तथा राज्य न्यायालय प्रणालियां नहीं है। तो ये तो सही है कि नहीं है, हमारे यहाँ पृथक नहीं है, राज्य और संघ की एकीकृत व्यवस्था है।
तो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भी है, तो ये गलत दिया है। और एकीकृत न्यायिक संरचना है, ये सही है, तो गलत पूछा जा रहा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी होने का मतलब ये नहीं कि हमेशा वही सही होगा, ठीक है। सूर्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है। बताइए, इतना बूढ़ा हो गया है सूर्य और चमक रहा है। सूर्य के द्रव्यमान का 27.4% भाग हाइड्रोजन और 70.6% भाग हीलियम से बना है। और तीसरा है कि सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस है। और अगला है कि सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। ये तो सही है। ये भी सही है कि 25 पृथ्वी दिवस इसकी घूर्णन अवधि होती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। अब आइए 27.4% वाले हिस्से पे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको याद भी आपको सही से होना चाहिए। 70.6% भाग इसका हाइड्रोजन से बना है और 27.4% भाग इसका हीलियम से बना है। ये भी उल्टा लिखा है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये गलत दिया हुआ है यहां पर। अगला प्रश्न है कि सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है उसे क्या कहा जाता है? यहां पर देखिए, एक प्रश्न ये पूछा गया है प्रकाश मंडल से। वही प्रश्न यहां पर जब अंग्रेजी में पूछ लिया जाता है, तो अगर टर्म्स चेंज करते हैं तो कई बार कंफ्यूजन होता है। इसलिए मेरा कहना होता है कि आप लोग जब भी मतलब पढ़ें तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों वर्जन पढ़ें, तो उसको क्या कहा जाएगा, जिससे कि कंफ्यूजन आपको ना हो, तो उसको फोटो स्फेयर कहा जाएगा। आज का सेशन इसी कारण से थोड़ा सा अलग है कि मैंने इसमें दोनों तरीके के प्रश्न रखने की कोशिश की है। ऐसे हम प्रयोग करते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार किसी आकाशीय पिंड को ग्रह का दर्जा प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि वह क्या करे? अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करें, सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करें, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए, या ये फिर सारे ऑप्शन सही हैं। तो ये सभी सही हैं, ये सारी शर्तें होती हैं। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक ग्रह की परिभाषा दी, उसके अनुसार ये शर्तें रखी थी। उसमें ये भी कहा गया था कि कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है ग्रहों के पास, तो सूर्य से ही ये ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। और घूमना, इनका जो घूर्णन है या परिक्रमण जो है, ये भी सूर्य के चारों तरफ ही, परिक्रमण जो है वो सूर्य के चारों तरफ होगा, और घूमना जो होगा वो अपने अक्ष पर होगा। इस तरीके से बातें की गई थी, और इन्हीं के आधार पर, है ना, जो प्लूटो था, एम था, उसको बाहर कर दिया गया था, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रहा था दूसरे की कक्षा में। ये कथन कारण का प्रश्न है। ये शनि ग्रह पीले रंग का दिखाई देता है, और दूसरा है कि शनि को गैसों का गोला कहा जाता है। जो शनि ग्रह है, ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि ये पीले रंग का दिखाई पड़ता है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ये ग्रह है बृहस्पति के बाद में। दूरी के क्रम में देखेंगे तो इसका सूर्य से क्रम आता है 6वां। इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, और इसका जो घनत्व है वो बहुत कम है, 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और शनि जो है ये अमोनिया कणों की परत से घिरा है, और इसी कारण से ये पीले रंग का दिखाई पड़ता है, अमोनिया परत से घिरे होने के कारण। और शनि को गैसों का गोला कहा जाता है। शनि को गैसों का गोला कहा जाता है, ये भी बात उतनी ही सही है। लेकिन ये दोनों बातें सही तो हैं, लेकिन व्याख्या जैसा कुछ नहीं है। तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह का उदाहरण नहीं है? यानी कि कौन सा एक पार्थिव ग्रह है, ये पूछा जा रहा है। दो तरीके के ग्रह होते हैं, एक पार्थिव और एक जोवियन। पार्थिव ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं, और जोवियन में जो है बृहस्पति, सन, अरुण, वरुण यानी कि यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। तो यहाँ पर पार्थिव ग्रह कौन सा है, यही आपको बताना है। तो देखिए, शुक्र दिया हुआ है, जोवियन का उदाहरण नहीं, यानी कि पार्थिव कौन सा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गोल्डी लॉक्स जोन से क्या तात्पर्य है? तो गोल्डी लॉक्स जो जोन है वो ऐसा यानी कि जगह है जो निवास योग्य होता है, पृथ्वी के सदृश जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है। और किसी ग्रह की सतह पर तरल जल काफी मात्रा में अगर उसको मौजूद पाया जाता है तो उसको गोल्डी लॉक्स जोन कह दिया जाता है, और निवास योग्य क्षेत्र ऐसा होता है ये। तो जहां पर जल मौजूद है और निवास योग्य भी है, यानी कि वहां पे संभावना हो जाएगी, तो उसको गोल्डी लॉक्स जोन के रूप में जाना जाता है।
अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणों, सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों पर एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? इस चमक को एक नाम दिया जाता है। ब्रह्मांड किरणें, सौर पवन, इन कारणों से वो होती है, घर्षण के कारण ये उत्पन्न होती है, इसको अरोरा नाम दिया जाता है। उत्तरी ध्रुव पर जब ये जाती है अरोरा, नॉर्थ और साउथ दोनों पे जाएगी, तो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ पे जाएगी तो इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव वाले को बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस, और साउथ वाले को कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो बोरियालिस और ऑस्ट्रेलिस ये दोनों होती हैं, लेकिन अरोरा इसका नाम होता है। हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इको रैप प्रकाशित की है? कौन सा बैंक है? तो इको रैप जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित की गई थी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। ठीक है, कोविड-19 का जब दूसरा लहर चल रहा था तो दूसरे लहर के प्रभाव पर ये रिपोर्ट थी, और उसमें देश में भविष्यवाणी की गई थी कि जो वृद्धि रहेगी वो पहले बताया गया था कि 10.4% रहेगी, लेकिन वो दूसरी लहर के बाद उसको डाउन किया गया था। ये सब चर्चा में उस समय थी। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये भारतीय स्टेट बैंक की है। IRIS खार्ग नामक युद्धपोत जो हाल ही में दुर्घटना का शिकार हुआ, किस देश का है? तो खार्ग ये दुर्घटना का शिकार हुआ था, और ये नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत हुआ करता था। किस नौसेना का, ये प्रश्न है। तो ईरानी नौसेना का, ईरान का ये था। और इसमें ये खार्ग एक द्वीप भी है, खार्ग महाद्वीप है जो फारस की खाड़ी में स्थित है, ईरान के तट से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ईरान के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर बुशहर प्रांत है, उस तटीय प्रांत, तो उसके द्वारा ये प्रशासित होता है द्वीप। तेल के निर्यात के लिए बहुत बड़ा समुद्री बंदरगाह भी है खार्ग। तो ये ध्यान रखना, ईरान से रिलेटेड था ये। राष्ट्रीय आय की गणना में किसे नहीं जोड़ा जाता है? तो राष्ट्रीय आय की जब गणना करते हैं तो एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और जो सेवाएं हैं उनके मूल्य को जोड़ा जाता है। पुरानी बेची गई वस्तुओं के मूल्य को, गृहिणी की सेवाओं को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। तो ये बी और सी, इन दोनों को इसमें नहीं जोड़ा जाता है, केवल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है, और ये इन्हीं मूल्यों के आधार पर निकाला जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों को नहीं जोड़ा जाता। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने नैनो फाइबर आधारित एम्फोटेरिसिन बी ओरल टैबलेट विकसित की है? तो ये नैनो फाइबर आधारित ये टैबलेट है, और इसको आईआईटी ने विकसित किया। कौन से आईआईटी ने? तो आईआईटी हैदराबाद ने इसको डेवलप किया था। ठीक है ना। और ये जो एम्फोटेरिसिन बी टैबलेट नैनो फाइबर पर जो आधारित है, ये एक मौखिक दवा है जिसका उपयोग फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जा सकता था, ऐसा उस समय चर्चा में आया था। और कोविड उपचार के बाद में फंगल जब फैला था उसी समय, तो ये आईआईटी हैदराबाद का था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने हाल ही में मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज लॉन्च किया है, और मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देना है, ऐसा कहा जा रहा है। ये दोनों बातें सही हैं। मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज किससे रिलेटेड है? तो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार, इनोवेशन जो हो वो मतलब नेट जीरो, एक वहां पे इनोवेटिंग टू नेट जीरो सबमिट हुई थी चिली के द्वारा, वर्चुअली इसको आयोजित किया गया था। उसमें 23 देशों की सरकारों ने भाग लिया था। तो मिशन इनोवेशन 2.0 मतलब एक ऐसी वैश्विक पहल का दूसरा चरण ये था। जलवायु सम्मेलन जो 2015 में पेरिस में हुआ था ना, उसमें जो उसी के साथ इसको शुरू किया गया था, उसी का ये दूसरा चरण है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के छात्रों के लिए यून टैब योजना लॉन्च की गई? यून टैब योजना, तो यून टैब योजना लद्दाख में लॉन्च की गई थी। कोई भी जब नया स्टेट बनता है तो वहां से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इसमें करीब 12,300 टैबलेट बांटे गए, और उसमें स्कूलों में पाठ्यक्रम जो पुस्तक हैं उनको, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन क्लास, इन सबको उसके माध्यम से एक्सेस बच्चे कर सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस संस्था ने स्थानीय म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ा दिया? तो जो संस्था है म्यूचुअल फंड को जो देखती है वो आपसे पूछी जा रही है, एसबीआई, आरबीआई और वित्त मंत्रालय तो नहीं। वो संस्था है कि सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, तो उसने बढ़ाया। डी ऑप्शन इसका
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी, ये पूछा जा रहा है। 4 जून को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है उसकी पूर्व संध्या पर। तो उस समय हमारे यहाँ के जो पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इसको संबोधित किया था। तो उस समय थीम इसकी जो इस साल रखी गई थी, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस की थीम आपसे पूछी जा रही है कि ये क्या है। दोनों साथ में इसलिए रखा गया कि एक ये भी तरीका होता है पढ़ने का कि आप दोनों का अंतर पता करते चलें। ये सेशन मैंने आज इसीलिए एक इसमें, ऐसे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी कंफ्यूजन वाले आपको मिलेंगे। अगर ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं तो वो आपकी तैयारी के लिए, रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी गलतियां जब आप यहाँ कर लेंगे, आपसे होंगी यहाँ पे, तो आप जब वहां पे इसको कर रहे होंगे अपने एग्जाम में, तो वहां पर आपसे वो गलतियां कम होंगी। तो ये जो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये इसकी थीम थी। ये दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मी नंदन बोहरा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनके संबंध में असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार थे और इनकी पहली लघु कहानी इनकी भावना थी। ये दोनों बातें सही हैं। सरस्वती सम्मान भी इनको दिया गया, ये भी सही है। लेकिन जो ये लेखक थे, ये असमिया लेखक थे, यहाँ पर दिया है गुजराती लेखक लक्ष्मी नंदन बोहरा। तो ये गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। डागमारा जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? डगमारा या डागमारा, जो भी आपको लिखा मैंने। तो ये जो विद्युत परियोजना है, ये अभी एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन, और बीएसएचपीसी यानी बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। कोसी नदी पर स्थित है और भीमनगर बैराज के पास में है ये। और यहाँ पर डागमारा एक गांव है, उसी के नाम पर इसको डगमारा जल विद्युत परियोजना कहा जा रहा है। बिहार में स्थित है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिहार में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला 2 योजना को किस प्रदेश से लॉन्च करेंगे? ये जब बना था क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन ये लॉन्च हो चुका है। ये थोड़ा सा कभी कभी जब क्वेश्चन करेंट के पहले बनता है, पहले क्वेश्चन बनता है, बाद में जब यूज होता है तो ऐसा, क्योंकि डे बाय डे अपडेट होता है। तो कहां से लॉन्च किया, ये सही है इसका। और ये जो है उत्तर प्रदेश से इन्होंने लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश में जो लॉन्च हुआ था 2016 में, पहले भी उत्तर प्रदेश से इसको, लेकिन तब जब लॉन्च हुआ था और अब के लॉन्च में ये अंतर ये है, उज्ज्वला 2 योजना में इसकी जो लॉन्चिंग की गई है उसमें लक्ष्य बढ़ा दिया गया है, लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। और एक ये जिला भी यहां से आपसे पूछा जा सकता है, यूपी से, तो ये महोबा जिले से इसको लॉन्च किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें जो उज्ज्वला 1 था, इसमें 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे। अब जो 2 है, इसमें मतलब और लक्ष्य बढ़ा दिया गया, और इसका लक्ष्य कितना है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो उज्ज्वला 2 उज्ज्वला 1 का अपडेटेड संस्करण है, इतना ध्यान रखिएगा, और उसमें कुछ है नहीं। बाकी तो सिलेंडर बांट दिए गए हैं, अब गैस महंगी कर दी गई है, कोई लेगा ही नहीं तो सप्लाई पूरी रहेगी। कोई लेने का मतलब ये है कि सिलेंडर की जो सब्सिडी थी वो धीरे धीरे अब खत्म हो गई, अब ऐसे में बहुत महंगा हो गया। फ्यूल में तो बिल्कुल आग लगी हुई है, चाहे वो, अब आप भी कहेंगे फ्यूल में तो आग लगती है, इंजन पे जब जाता है आग लगती है तभी चलता है। यहाँ मुहावरे वाली आग लगी है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो सूचकांक है, ये 47 देशों को इसमें रैंक किया गया, और ये जो सूचकांक है कुसमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा किया गया है इसका निर्माण। और इसमें जो सूचकांक में भारत का स्थान रहा है, तो दूसरा स्थान था, दुनिया का दूसरा सबसे वांछित विनिर्माण गंतव्य बनने के लिए इसने इस ये जो सूचकांक तैयार किया गया, इस सूचकांक में यूएसए को पीछा छोड़ा।
उस यूएसए को इसने पीछे कर दिया और सेकंड बन गया, ठीक है ना। चीन जो है, चीन सबसे ज्यादा पसंदीदा है, और उसके बाद में भारत की रैंक इसमें आ रही है 47 देशों में। जोखिम और लागत क्या होती है, राजनीति और आर्थिक जोखिम कितना कहाँ पर है, और बाजार की स्थिति कैसी है, श्रम लागत बाजार है या पहुंच कैसी है, एक्सेस कैसा है, इन सब आधार पे इसको तैयार किया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, या फिर आप व्हाट्सएप करें RO21 6307281212 पर, जिससे कि जानकारी आपको मिल जाए, या कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।